गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑनलाइन क्लासेस। हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। आई होप कि इससे पहले की वीडियोस आप जो है रेगुलरली अटेंड कर रहे हैं। ठीक है, तो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट में स्टूडेंट्स हमने पढ़ा था जो टेलर का जो कंट्रीब्यूशन था वो हम अच्छे से अपनी वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं। जो भी उन्होंने प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट दिए थे, वी विल से प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट जो उन्होंने दिए थे वो हमने डिस्कस कर लिए, एज वेल एज उन्होंने जो टेक्निक्स दी थी वो भी हम डिस्कस कर चुके हैं अपनी पहली वीडियोस में। अगर आपने नहीं अटेंड की तो प्लीज़ पहले प्लेलिस्ट में जाएं और उन वीडियोस को अटेंड करें। आगे आज हम डिस्कस करने वाले हैं, टॉपिक हमारा सेम है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, बट आज हम बात करेंगे हेनरी फेयोल के कंट्रीब्यूशन की। मैंने जब इस टॉपिक का फर्स्ट वीडियो था उसी में स्टूडेंट्स आपको क्लियर किया था कि प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट दिए थे फ्रेडरिक विंस्लो टेलर ने, जो डिस्कस हो चुके हैं, और हेनरी फेयोल ने। हेनरी फेयोल के एक्चुअली में 14 प्रिंसिपल्स थे, तो इसीलिए पहले मैंने वो टेलर वाला जो टॉपिक है वो सब डिस्कस करवा दिया आपको। अब हम करेंगे हेनरी फेयोल के प्रिंसिपल्स। ठीक है, वन बाय वन 14 के 14 प्रिंसिपल्स मैं आपको समझाऊंगी। आप साथ ही साथ अपनी बुक भी रेफ़र करेंगे, किसी भी राइटर की बुक जो भी आपके पास हो। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं किसका कंट्रीब्यूशन, हेनरी फेयोल का। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट गिवन बाय हेनरी फेयोल। इससे पहले स्टूडेंट्स मैं आपको बता देना चाहती हूँ हेनरी फेयोल के बारे में कुछ, कि उन्होंने क्या है, वो एक फेमस इंडस्ट्रियलिस्ट थे और उन्होंने अपनी एक बुक पब्लिश की थी जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट, जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट, और इसी बुक में उन्होंने अपने 14 प्रिंसिपल्स प्रिस्क्राइब किए थे। बट स्टूडेंट एक और चीज़ है जो यहाँ मैं बताना चाहूँगी आपको, कि जब हेनरी फेयोल ने प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट दी तब उनके माइंड में कौन से दो पॉइंट्स थे। 2 मेन पॉइंट वॉज केप्ट इन द माइंड वाइल डिस्क्राइबिंग दीज 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। उन्होंने दो बातें अपने ध्यान में रखी। एक तो उन्होंने लिस्ट का ध्यान रखा, मतलब हेनरी फेयोल जी का कहना था कि जो लिस्ट ऑफ प्रिंसिपल्स है दैट शुड नॉट बी टू लॉन्ग, बहुत ज़्यादा लंबी नहीं होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि हमने 50 या 60 प्रिंसिपल उठा के उसके अंदर डाल दिए, चाहे उनका कोई यूज़ है या नहीं है। तो एक तो उन्होंने क्या ध्यान में रखा, लिस्ट ऑफ प्रिंसिपल दैट शुड नॉट बी टू लॉन्ग, बहुत ज़्यादा बड़ी वो नहीं होनी चाहिए लिस्ट प्रिंसिपल्स की। ठीक है, और एक उन्होंने ध्यान रखा फ्लेक्सिबिलिटी का। उन्होंने बोला था कि जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है ना, दे शुड बी फ्लेक्सिबल so that we can introduce changes as per our requirements or situations। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये इतना पोर्शन आई थिंक आपको क्लियर है, और आप इसे साथ साथ लिखिए, मैं तो कहूँगी इससे आपको लर्न भी हो जाएगा। तो हेनरी फेयोल के प्रिंसिपल्स हम पढ़ेंगे। हेनरी फेयोल क्या थे, एक फेमस इंडस्ट्रियलिस्ट थे। ठीक है, जिन्होंने अपनी बुक जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट में ये प्रिंसिपल दिए थे, और इन प्रिंसिपल्स को लिखते टाइम उन्होंने 2 पॉइंट्स ध्यान में रखे। एक तो उन्होंने ध्यान रखा लिस्ट ऑफ प्रिंसिपल्स का। उनका कहना ये था कि जो ये लिस्ट ऑफ प्रिंसिपल है दैट शुड नॉट बी टू लॉन्ग, बहुत ज़्यादा लंबी चौड़ी लिस्ट नहीं होनी चाहिए। ठीक है, उसमें अगर प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है वो चाहे कम हो बट रेलिवेंट हो, उनका कुछ यूज़ हो, ठीक है, कुछ वर्थ हो उसकी। और सेकेंड पॉइंट उन्होंने बताया था फ्लेक्सिबिलिटी का, कि जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है ना वो फ्लेक्सिबल होने चाहिए, कि आप सिचुएशन के अकॉर्डिंग, सर्कमस्टांसिस के अकॉर्डिंग, अपनी नीड के अकॉर्डिंग उनमें अगर कोई चेंजेस लाना चाहते हो तो वो आप ला सको। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन अबाउट प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। यहाँ देखें आप, पहला प्रिंसिपल हमारा क्या रहेगा, डिवीज़न ऑफ लेबर। फर्स्ट प्रिंसिपल अपना क्या है, डिवीज़न ऑफ लेबर। आपको नेम से ही क्लियर हो रहा होगा, डिवीज़न मतलब बांट देना, लेबर मतलब काम को। ठीक है, तो डिवीज़न ऑफ लेबर पहले आप समझें, फिर मैं आपको यहाँ पे राइट डाउन करवाऊंगी थोड़ा सा इस प्रिंसिपल के बारे में, कि देखो जो डिवीज़न ऑफ प्रिंसिपल है उसने क्या कहा इस प्रिंसिपल ने, कि द होल वर्क शुड बी डिवाइडेड इनटू स्मॉल पार्ट्स एंड ईच पार्ट शुड बी असाइन टू अ वर्कर। व्हेन अ वर्कर डू सेम वर्क अगेन एंड अगेन देन ही विल बिकम एक्सपर्ट इन दैट पर्टिकुलर वर्क। ठीक है स्टूडेंट्स, डिवीज़न ऑफ लेबर का कहना था कि जो भी काम होता है कंपनी में, आप पहले उसे बांटो, उसको डिवाइड करो थोड़े थोड़े टुकड़ों में, और हर एक जो पार्ट है काम का उसको एक वर्कर को दे दो। ठीक है, अब एक वर्कर एक ही काम को जब बार बार करेगा तो वो क्या होगा, उसमें एक्सपर्ट हो जाएगा।
हम खुद पे भी अगर ये चीज़ अप्लाई करके देखें तो हम जान सकते हैं कि जब हम एक काम को बार बार करते हैं तो हम हैबिचुअल हो जाते हैं, हमारी स्पीड बढ़ जाती है उस काम को करने की, हमारी एफिशिएंसी बढ़ जाती है और पहले की बजाय कम समय में हम उस काम को कर सकते हैं। तो डिवीज़न ऑफ लेबर का प्रिंसिपल जो है वो हमें यही समझाता है, वो मैनेजर्स को यही गाइडलाइन देता है कि व्हेनेवर यू आर इन अ कंपनी यू शुड डिवाइड द वर्क फर्स्ट, पहले काम को बांटो और हर एक पार्ट एक एक वर्कर को दे दो। वो वर्कर सेम काम को बार बार करेगा, वो एक्सपर्ट हो जाएगा। अब सोचने वाली बात ये है कि हम क्यों एक वर्कर को एक्सपर्ट बनाएं, हमें क्या मिलेगा उससे? तो देखो इसमें कंपनी का भी फ़ायदा है, बिकॉज कंपनी विल गेट बेनिफिट ऑफ स्पेशलाइजेशन। एक वर्कर एक काम को करने में स्पेशलाइज हो चुका है, ठीक है, एक्सपर्ट बन चुका है, तो यहाँ वो टाइम सेव करके देगा आपको, जल्दी उसकी स्पीड जो है बढ़ जाएगी, तो पहले की कंपैरिजन में वो जल्दी काम करेगा। वो रिसोर्सेज की वेस्टेज बिल्कुल कम करेगा, क्योंकि अब उसको अच्छे से पता है कि मैं क्या काम करूँगा और उसका क्या रिजल्ट मिलेगा, वो बार बार वो काम कर चुका है, तो गलती के चांसेस बिल्कुल कम हो जाएंगे। अगर एक आप नए वर्कर को दोगे, वो एक्सपेरिमेंट करेगा, कोई गलती करेगा, फिर उस गलती को सुधारेगा, लेकिन एक बंदा जो वो काम कर रहा है, बार बार कर रहा है, तो वो एक्सपर्ट हो चुका है। वहाँ पे आपका टाइम भी सेव होगा, एफर्ट्स भी सेव होंगे और स्पेशलाइजेशन का बेनिफिट, मतलब जो क्वालिटी ऑफ वर्क है वो आपको बहुत अच्छी मिलेगी, ठीक है। तो आई होप स्टूडेंट्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू। डिवीज़न ऑफ लेबर का मतलब क्या है? होल वर्क शुड बी डिवाइडेड इनटू पार्ट्स। आप साथ साथ नोट्स बनाएंगे इस चीज़ के, ये टॉपिक आप साथ साथ लिखेंगे, ठीक है। वर्क शुड बी डिवाइडेड इनटू पार्ट्स, ईच पार्ट शुड बी असाइंड टू वर्कर्स, ओके। सेम वर्कर will do same work again and again, then he will become expert of doing that work. Okay students, now the whole concept is clear to all of you. सारे काम को बांटना है, हर एक पार्ट एक एक वर्कर को देना है, वो उस काम को बार बार करेंगे और एक्सपर्ट हो जाएंगे, ओके। नाउ यू कैन राइट डाउन द मेरिट्स। फ़ायदा क्या है आपको इससे, ठीक है। स्पेशलाइजेशन का एडवांटेज आपको यहाँ मिलेगा, शॉर्ट में लिख रही हूँ मैं स्टूडेंट्स, इसको आप एक्सप्लेन कर सकते हो। स्पेशलाइजेशन के बेनिफिट्स आपको मिलेंगे, एफिशिएंसी ऑफ एम्प्लॉइज वो इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। एम्प्लॉय का भी बेनिफिट है और कंपनी का भी बेनिफिट है, दोनों को ही इस चीज़ का फ़ायदा मिलेगा, ठीक है। नोट डाउन करेंगे आप इसे। तो डिवीज़न ऑफ वर्क स्टूडेंट आई होप आपको क्लियर है। नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, यूनिटी ऑफ कमांड। ये इतने इजी प्रिंसिपल्स हैं, आपको इनके नेम से भी क्लियर हो जाएगा और थोड़ा मैं आपको ये एक्सप्लेन कर दूंगी, ठीक है। बाकी रेफरेंस के लिए आप लोगों के पास अपनी बुक्स भी हैं। यूनिटी ऑफ कमांड, यहाँ पर कमांड मीन्स व्हाट? कमांड मीन्स ऑर्डर। कमांड का मतलब है स्टूडेंट ऑर्डर मिलना, ठीक है। तो यूनिटी ऑफ कमांड का मतलब यहाँ पे वो कह रहे हैं कि कंपनी में एक एम्प्लॉई को एक ही बॉस से ऑर्डर मिलना चाहिए, यूनिटी ऑफ कमांड होनी चाहिए, ठीक है। एक एम्प्लॉई है और उसको ऑर्डर देने के लिए एक ही बॉस है, एक ही बॉस उसको बताएगा कि आपने कब काम करना है, क्या करना है, कैसे करना है, क्या नहीं करना है। ईच एंड एवरीथिंग विल बी क्लियर टू हिम बाय वन बॉस ओनली, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे कि मैम ऐसा क्यों है, एक ही बॉस से ऑर्डर मिलना क्यों ज़रूरी है स्टूडेंट? अब आप पहले अपने ऊपर एक एग्जांपल लेके देखो कि आपको काम है कुछ, ठीक है, आपको होमवर्क करना है, आपको आपके पेरेंट्स तो बोल रहे हैं कि होमवर्क करना है, मम्मा पापा बोल रहे हैं कि होमवर्क करो बैठ के, और मम्मा आपको बाहर मार्केट में जाके कुछ लाने के लिए बोल रही है, ठीक है। अभी क्या है, आप कंफ्यूज हो जाओगे
कि पापा ने कहा है पहले होमवर्क करो, होमवर्क नहीं करूँगा तो पापा पनिशमेंट देंगे। अभी मम्मी की बात भी माननी ज़रूरी है, मम्मा मार्केट से कुछ लाने के लिए बोल रही है, तो यहाँ हम क्या करें? ठीक है, नाउ वी आर कन्फ्यूज कि अगर मैं बाहर जाता हूँ तो होमवर्क रह जाएगा, होमवर्क करता हूँ तो मम्मा नाराज़ हो रही है, तो कुछ ना कुछ दिक्कत आ रही है ना। जब दो लोग आपको एक ही टाइम में अलग अलग काम करने को बोल रहे हैं तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम अराइज हो रही है। कंपनी में भी वही है, एक एम्प्लॉई है, दो बॉस है, एक तो बोल रहा है कि जाओ बाहर जाके कुछ भी परचेज का काम करके आओ, एक बोल रहा है फैक्ट्री में रहो और प्रोडक्शन करो, मशीनों के पास खड़े रहो। नाउ यू आर कन्फ्यूज कि किसके ऑर्डर को प्रायोरिटी दूँ, मैं किसका काम पहले करूँ। आप बाहर जाते हो, आपका ध्यान फैक्ट्री वाले काम में लगा रहेगा, आप फैक्ट्री में मशीनों के पास खड़े हो, आपका ध्यान लगा रहेगा कि बाहर कब निकलूँगा, जो दूसरे बॉस ने बोला है कुछ खरीद के लाने के लिए वो कब लाऊंगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या होगा, क्योंकि कन्फ्यूज़न के चक्कर में दोनों ही काम अच्छे से नहीं कर पाओगे आप, आपकी एफिशिएंसी बढ़ने की बजाय घट जाएगी, डाउन हो जाओगे आप पहले के कंपैरिजन में। इसीलिए हेनरी फ्योल ने अपने इस प्रिंसिपल के थ्रू ये चीज़ क्लियर कर दी कि यूनिटी ऑफ कमांड इज मस्ट इन एन ऑर्गेनाइजेशन, देयर शुड बी वन बॉस फॉर वन एम्प्लॉय। एक ही बॉस एक एम्प्लॉय को एक टाइम में ऑर्डर, देखो एक बॉस के नीचे 4, 5, 6 एम्प्लॉयज़ हो सकते हैं, एक बॉस नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ को हैंडल कर सकता है बिकॉज उसका काम है ऑर्डर देना, बट जो ऑर्डर फॉलो करने वाला है उसको एक ही पर्सन से ऑर्डर मिलना चाहिए ताकि उसके लिए कोई कन्फ्यूज़न ना हो। ठीक है, सो यूनिटी ऑफ कमांड, कमांड मीन्स ऑर्डर। देयर शुड बी one boss for one employee। ओके, एक एम्प्लॉय के लिए एक बॉस होना चाहिए। बार बार मैं स्टूडेंट क्लियर कर रही हूँ कि वन बॉस कैन हैंडल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़, बट एम्प्लॉयज़ के ऊपर एक ही बॉस होना चाहिए। ठीक है, फॉर एग्जांपल आप यहाँ तो देखो, लाइक ए है, ये बॉस है, ठीक है, अभी ये बी को ऑर्डर दे रहा है, ये सी को भी ऑर्डर दे रहा है काम करने के लिए, ये डी को भी ऑर्डर दे रहा है काम करने के लिए, तो कोई बात नहीं ना। नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ तो मैंने बोला ही है कि एक से ज़्यादा हो सकते हैं, बॉस तो एक ही है। ए बी को बता रहा है कि आप परचेज का काम करो, सी को कह रहा है प्रोड्यूस करने का काम करो, डी को बोल रहा है मार्केटिंग का काम देखो, तो कोई बात नहीं। लेकिन आप ये सोचो कि कंपनी में दो बॉस हैं, एक तो हो गया ए, एक हो गया एफ, दोनों ही बॉस हैं। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ है लाइक सी, डी एंड ई। ठीक है, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ हैं सी, डी एंड ई। अब ए सी को बता रहा है कोई काम करने के लिए, डी को बता रहा है, ई को बता रहा है, कोई बात नहीं। लेकिन यहाँ पे एफ क्या है, एफ सी को भी ऑर्डर दे रहा है और ई को भी ऑर्डर दे रहा है। यहाँ पे क्या होगा, डी तो सेफ है, डी को सिर्फ ए बता रहा है, डी को कोई कन्फ्यूज़न नहीं है, जो ए ने कहा है वो कर देगा। लेकिन सी और ई की एफिशिएंसी डी के कंपैरिजन में कम होगी, क्योंकि यहाँ पर जो ई और सी हैं वो कंफ्यूज है कि हम पहले ए का दिया हुआ काम करें या एफ का दिया हुआ काम करें। ओके स्टूडेंट, तो डी की एफिशिएंसी यहाँ ज़्यादा रहेगी, सी और ई की रिड्यूस हो जाएगी, बिकॉज उनको ऑर्डर देने के लिए यहाँ पर दो पर्सन है। तो यूनिटी ऑफ कमांड भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया कि एक एम्प्लॉय को एक ही बॉस ऑर्डर देगा एक टाइम में, अदरवाइज ही विल गेट कन्फ्यूज एंड हिज एफिशिएंसी ऑल्सो विल गेट रिड्यूस। वो कंफ्यूज हो जाएगा और उसकी एफिशिएंसी पहले की बजाय कम हो जाएगी। ठीक है, आप यहाँ पे लिख भी सकते हो कि यूनिटी ऑफ कमांड जो है फॉलो करने की मेरिट्स क्या है, क्या एडवांटेज मिलेंगे आपको। एम्प्लॉयज एफिशिएंसी विल इंक्रीज, रिमूव ऑफ कंफ्यूजन, ओके स्टूडेंट्स, कोऑपरेशन बना रहेगा उनके बीच में, लेबर और मैनेजमेंट में एक कोऑपरेशन बना रहेगा, मिलजुल के अच्छे से काम करेंगे। अदरवाइज तो 2-3 बॉस होंगे तो एम्प्लॉय भी मतलब चिड़चिड़ा सा हो जाएगा, कंफ्यूज हो जाएगा, तंग आ जाएगा अपने काम से कि मैं इसकी बात मानूं या उसकी बात मानूं। लेकिन अगर एक बॉस है, एक एम्प्लॉय को एक ही बॉस ऑर्डर दे रहा है, उसको कोई कन्फ्यूज़न है, वो अपने बॉस से बात कर लेगा कि सर ऐसे मेरे को काम करने में दिक्कत आ रही है, तो आप इसका सॉल्यूशन बताओ। ठीक है, तो दोनों ही प्रिंसिपल्स आपको अच्छे से क्लियर हो गए। अब हम डिस्कस करेंगे अपना अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, थर्ड हमारा है अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। एक बार आप इस टॉपिक का स्क्रीनशॉट ले स्टूडेंट्स, मैं इसको इरेज करके फिर अच्छे से ये एक्सप्लेन करूँगी।
अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। स्टूडेंट्स पहले यहाँ क्लियर करेंगे अथॉरिटी मीन्स व्हाट। अथॉरिटी मीन्स पावर टू टेक डिसीजंस, पावर टू टेक डिसीजंस। एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स ड्यूटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स ड्यूटी। तो अब यहाँ हेनरी फ्योल ने ये वाला प्रिंसिपल क्यों दिया, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी के थ्रू क्या कहना चाहते थे हेनरी फ्योल कि पावर एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी बोथ गो हैंड इन हैंड, दोनों का साथ साथ चलना ज़रूरी है। ऐसा क्यों? फॉर एग्जांपल आपने अथॉरिटी तो दे दी, पावर दे दी एक मैनेजर को, ठीक है, कि आप जितना मर्जी खर्चा करो अपने डिपार्टमेंट में, जितने मर्जी एम्प्लॉयज़ को अपॉइंट करो, जितनी मर्जी उन्हें सैलरी दो, किसी को हटाना है हटा दो, पूरी पावर आपने मैनेजर को दे रखी है, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी कुछ नहीं है उसकी, तो इट विल क्रिएट नेगेटिव इफेक्ट, इससे नेगेटिविटी बढ़ेगी, ठीक है, क्योंकि उसके ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी ही नहीं है मैनेजर के ऊपर कि मुझे कुछ टारगेट अचीव करना है, मुझे कोई काम करना है। और मान लो आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी उसको, अथॉरिटी, पहले मैंने आपको क्या बताया कि अथॉरिटी तो दे दी, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दी, यहाँ पे नेगेटिव इफेक्ट्स ज़्यादा है क्योंकि उसके ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, वो अपनी मर्जी से जो मर्जी काम करेगा चाहे रिजल्ट मिले या ना मिले। एक एग्जांपल आप लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी तो दे दी, अथॉरिटी नहीं दी। आपने एक सेल्स मैनेजर को बोला कि आपने ये सेल टारगेट अचीव करना ही करना है, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पर उसे कुछ पावर नहीं दे रहे कि आप ऐड दे सकते हो, आप डिस्काउंट दे सकते हो, आप सेल्समैन और अपॉइंट कर सकते हो, ऐसा कोई उसको पावर नहीं दे रहे, तो कैसे वो अपने टारगेट को अचीव करेगा। इसीलिए हेनरी फ्योल ने कहा कि अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी गो हैंड इन हैंड, साथ साथ दोनों का चलना ज़रूरी है। देयर शुड बी अ बैलेंस बिटवीन टू। अगर आप किसी को पावर दे रहे हो तो उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दो ताकि वो अपनी पावर का मिसयूज़ ना करे। अगर आप किसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हो तो उसको पावर भी दो ताकि वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को अच्छे से टाइम पे पूरा कर सके। दोनों में एक बैलेंस होना ज़रूरी है। ओके, मैं यहाँ क्या लिखूँगी, अथॉरिटी विदाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपने अथॉरिटी तो दे दी बिना किसी रिस्पॉन्सिबिलिटी के, ओके, विल क्रिएट नेगेटिव इफेक्ट्स, इससे नेगेटिव इफेक्ट्स ज़्यादा आएंगे क्योंकि यहाँ पे क्या है, मैनेजर ही रिस्पॉन्सिबल हो जाएगा, उसके लिए कोई टारगेट ही नहीं है, ठीक है, वेस्टेज होगी रिसोर्सेज की, टाइम की। जबकि रिस्पॉन्सिबिलिटी विदाउट अथॉरिटी उसका भी कोई यूज़ नहीं है, ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी विदाउट अथॉरिटी इज ऑफ नो यूज़। रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हो बिना किसी पावर के, उसका कोई यूज़ नहीं है क्योंकि वो पर्सन कुछ कर ही नहीं पाएगा जब तक उसके पास पावर नहीं होगी, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आज हमने 3 इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स इसके डिस्कस किए हैं। डिवीज़न ऑफ लेबर, काम को बांटने की बात हुई ताकि स्पेशलाइजेशन का बेनिफिट मिले। यूनिटी ऑफ कमांड, एक एम्प्लॉय को एक ही बॉस होना चाहिए ऑर्डर देने के लिए ताकि वो कंफ्यूज ना हो और अपने काम को अच्छे से टाइम पे पूरा कर पाए। अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी में हमने बात की कि दोनों साथ साथ चलेंगे। किसी को पावर दे रहे हो तो उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दो ताकि वो अपने पावर का मिसयूज़ ना करे, ठीक है, और अगर किसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हो तो पावर भी दो। बैलेंस्ड होना चाहिए, दोनों सिस्टम्स में एक बैलेंस होना चाहिए कि पावर है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, ठीक है स्टूडेंट। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए आप इतना ही टॉपिक अच्छे से रिवाइज करेंगे, बाकी के जो हमारे प्रिंसिपल्स हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।